नमस्कार बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना क्लासेस पर। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये हमारा 35वें नंबर का वीडियो है। 35वें नंबर का वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अध्याय 7 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख घटनाएं और असफलता के कारण। उसकी प्रमुख घटना क्या रहीं और उन घटनाओं के असफल होने के पीछे क्या कारण रहा। प्रमुख घटनाएं और असफलता के कारण 34 नंबर वीडियो में हम पढ़ चुके हैं उसकी पृष्ठभूमि के बारे में, यानी कि जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, उसके तात्कालिक जो कारण होते हैं वो क्या रहे। अब हम आज पढ़ेंगे प्रमुख घटनाएं, उसके आगे की बात पढ़ेंगे और असफलता के कारण देखेंगे। तो जिन बच्चों ने या अभी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। और हम बहुत ही डिटेल में किताब से अध्ययन कर रहे हैं। कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए, तो मैं बच्चों आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम एक बार किताब से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न उत्तर की तो बात बहुत पीछे रहने वाली है। आपको पहले से ही जो प्रश्न पढ़ेंगे आपको लगेगा कि इसका उत्तर तो मुझे आता है। और अगर आप भविष्य में कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा पास करना चाहते हैं तो आपको बुकों का अध्ययन करना ही चाहिए। बुकों से ही आपको अध्ययन करना चाहिए, जिससे आपको देखिए बुक से पढ़ेंगे तो आपको एक लिंक मिलती है। जो भी हम पढ़ रहे हैं विषय वस्तु वो हमारे दिमाग में स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है, हमको याद रहता है। अगर आप सीधे प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे तो वो याद नहीं रहने वाले, वो रटने वाली चीज़ हो जाएगी। तो प्रश्नोत्तर मैं कराऊंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा, समझा समझा के कराऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको ज़्यादा इस सब्जेक्ट में कुछ मेहनत करनी ही नहीं है। आप सिर्फ वीडियो देखते रहिए और आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब 100 में 100 नंबर का आपको पेपर आप सॉल्व करके आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आज की अपनी क्लास। और इससे पहले मैंने बताया था जो हमने 34वीं क्लास में जो कुछ भी पढ़ा कि कब हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, 1707 में क्या हुआ, 1754 में क्या हुआ, कब बेलोर विद्रोह हुआ, कब तो वो सारी चीज़ मैंने कहा था कि मैं टेबल फॉर्म में बना के लाऊंगा, तो आपको बताऊंगा मैं टेबल फॉर्म में। पहले हम कल वाली थोड़ा सा जो पिछले वीडियो है उसके हम डेटों को देख लें, ईयर को देख लें, और उसके बाद फिर हम आज की क्लास अपनी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले तो रिवीजन कर लेते हैं। देखिए बच्चों, रिवीजन में आपने उसमें पढ़ा कि 1600 जो ईस्वी थी उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हमारे देश में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में भारत देश में आई और उसने अपना कंपनी की स्थापना की। 1707 में क्या हुआ था कि उधर औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो जो मुग़ल शासक था, तो क्या हुआ 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद क्या हुआ कि मुग़ल शासक था वो छिन्न भिन्न हो गया, यानी कि नष्ट हो गया मुग़ल शासन, और अंग्रेज़ों का अधिकार ज़्यादा बढ़ते गए। और उसी समय इन्होंने भी, अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसी समय दक्षिण में जो फ्रांसीसी राज करते थे उनको भी, उनसे युद्ध किया और दक्षिण भारत को भी इन्होंने जीत लिया। 1707 की घटना है। उसके बाद 1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेज़ों यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑनर थे, मालिक थे, जो भी शासन करने वाले लोग थे, उनका बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ युद्ध हुआ 1757 में। उसमें सिराजुद्दौला हारा गया तो अंग्रेज़ फिर जीत गए, उन्होंने फिर अपना कब्जा जमा लिया और विस्तार कर लिया अपने साम्राज्य का। 1764 में उसके ही 7 साल बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने अंग्रेज़ों ने बक्सर का युद्ध लड़ा। बक्सर के युद्ध में अगर अवध बंगाल और मुग़ल सम्राट दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन दोनों लोग कुछ समय के लिए उनके सामने टिक पाए और अंग्रेज़ों से परास्त हो गए, यहाँ भी परास्त हो गए। तो उन अंग्रेज़ों का फिर ताकत बढ़ गई और उन्होंने और कब्जा कर लिया। 1765 से लेकर 1856 तक लगभग 100 साल के कार्यकाल में दर्जनों विद्रोह हुए। उसमें मेन विद्रोह 1800 ईस्वी में हुआ, कहाँ, बेल्लोर विद्रोह हुआ। वहाँ पे क्या हुआ, टीपू के जो वंशज थे उन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेज़ों का। और 1824 में जो बैरकपुर विद्रोह हुआ था, वहाँ 47वीं बटालियन थी, वहाँ के कुछ सैनिकों ने विद्रोह किया। तो ये प्रमुख घटनाएं हैं, 1600 ईस्वी, 1707,
1757, 1764, 1765 से 85 के बीच कुछ दर्जनों विद्रोह हुआ। इसको आप लिख लीजिएगा वीडियो से देख के, और 2-4 बार लिख के देखिए, आपको याद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब अपन चलेंगे अपनी आज की क्लास पर। देखिए बच्चों, अपन पढ़ने वाले हैं अपना आज का टॉपिक, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। क्या क्या घटनाएं रहीं, मुख्य घटनाएं। तो देखिए, जो बैरकपुर में जो घटना घटी थी, बैरकपुर में जो 1824 में घटना घटी थी, उस घटना के बाद वैसी ही घटना फिर मेरठ में घटी गई। मेरठ में घटी तो मेरठ में भारतीय घुड़सवारों की सेना के 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया था, क्योंकि जो मंगल पांडे थे उन्होंने भी यही मना कर दिया था, उन्होंने भी चर्बी वाले कारतूस चलाने से मना कर दिया था सेना में। तो उनको बंदी बना के 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। तो उस फांसी से विद्रोह बहुत बड़ा हुआ था। तो बैरकपुर में जो घटना हुई, अंग्रेज़ों ने, जो सैनिकों ने मना कर दिया था 47वीं बटालियन वालों ने कि हम चर्बी वाले कारतूस नहीं चलाएंगे, वैसी ही घटना मेरठ में हुई, ठीक है। सेम वैसी घटना मेरठ में हुई। मेरठ में भारतीय घुड़सवारों की सेना के 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग से मना कर दिया था। तो उन्हें 9 मई 1857 को सेना से बर्खास्त करके जेल भेज दिया गया था। किनको? मेरठ वाले सैनिकों को। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया, यानी कि 9 मई को उन सबको बर्खास्त कर दिया। तो जितने भी भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों की सेना में थे, उन्होंने 10 मई को अगले ही दिन सैनिकों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। उन्होंने बंदीगृह तोड़कर कैदियों को रिहा किया और उसी रात्रि को दिल्ली की ओर कूच कर गए। यानी कि वहाँ जितने भी बंदी बना के रखे अंग्रेज़ों ने, उन्हें सबको आज़ाद कर दिया और उसी रात दिल्ली के लिए चले गए। दिल्ली में वहाँ पहुँचकर क्या किया इन्हें, वहाँ शस्त्र रखे हुए थे, शस्त्रागार था, बहुत सारे अंग्रेज़ों के शस्त्र थे, उस पर अधिकार कर लिया सैनिकों ने। और सैनिकों ने क्या किया, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था और उनकी तरफ हो गए कि सम्राट जो बहादुर शाह जो बोलेगा वही वो लोग करने के लिए तैयार हैं, बस अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी चाहिए। तो बादशाह ने भारत के सभी राजाओं रजवाड़ों को सहायता के लिए पत्र लिखे और ऐसे एक संग्राम की अच्छी भूमिका बन गई और संग्राम प्रारंभ हो गया। अब देखिए, क्रांति की प्रथम चिंगारी बैरकपुर बंगाल में प्रज्वलित हुई। जो बैरकपुर का कांड हुआ था जिसमें हमारे सैनिकों ने मना कर दिया था कि हम चर्बी वाले कारतूस नहीं चलाएंगे, वहाँ से प्रज्वलित हुई थी चिंगारी। परंतु क्रांति का आरंभ 10 मई से माना जाता है। 10 मई कब? जब इन लोगों ने वहाँ से 10 मई मेरठ में 10 मई को इन लोगों ने क्या किया कि एक तो अंग्रेज़ों के बात मानने से मना कर दिया, वहाँ के जेल से सारे कैदियों को छुड़ा दिया और दिल्ली कूच कर गए। वहाँ पूरे शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह को हम जो राजा था वो घोषित कर दिया। तब से ही 10 मई से प्रारंभ माना जाता है, ठीक है, क्योंकि क्रांतिकारियों ने इस घटना के बाद सुनियोजित रूप से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का कार्य आरंभ किया। यानी कि उस दिन से बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से हमने काम प्रारंभ कर दिया था आज़ादी के लिए। अब देखिए आगे देखें तो दिल्ली की क्रांति का समाचार शीघ्र ही आग की भांति चारों ओर फैल गया। दिल्ली की क्रांति का फैल गया, उससे हिम्मत क्यों आई कि दिल्ली में क्या हुआ, एक तो उनके शस्त्रों पर हमने कब्जा कर लिया, राजा को, बहादुर शाह को राजा घोषित कर दिया, तो लोगों में बहुत ऊर्जा का संचार हो गया और क्रांति आ गई लोगों में चारों तरफ कि अब तो हम जीत लेंगे, अंग्रेज़ों को हरा देंगे। तो चारों तरफ फैल गई। उस फैलने के दौरान क्या हुआ, अवध, कानपुर, रुहेलखंड, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बदायूं, बिहार के अधिकांश भागों, राजस्थान का नसीराबाद सैनिक छावनी, कोटा, जोधपुर आदि नगरों तथा मध्य प्रदेश के इंदौर, नीमच, ग्वालियर की सैनिक छावनियों में सैनिकों ने क्रांति आरंभ कर दी। यानी चारों तरफ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया हर जगह, और जनता ने भी जगह जगह पर सैनिकों का सम्मान करना चालू कर दिया। यानी कि सैनिकों के समर्थन में अब जनता भी आने लगी। कृषक, किसान, हमारे कारीगर, सामान्य व्यक्ति भी क्रांति के समर्थक और सहायक बने। किसान और दस्तकारों ने जो अत्याचार और शोषण का शिकार थे, जो किसान थे, दस्तकार थे, जो अत्याचार, इनके लगान ज़्यादा देने से और सूद से परेशान लोग थे, उन्होंने भी संग्राम के खिलाफ खुलकर संग्राम में भाग ले लिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। किसानों और जमींदारों ने साहूकारों और नए भूमि स्वामित्वों पर आक्रमण करके उनके बही खाते और ऋण प्रमाण पत्र छीन लिए। जो किसान थे, पुराने जमींदार थे, उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज़ों ने जिनको जमींदार बनाया था उनसे जाके सारे बही खाते और जो भी लेखा जोखा था सब छीन लिया। जन साधारण ने ब्रिटिश न्यायालयों, राजस्व कार्यालयों और थानों पर आक्रमण किया। जो आम पब्लिक थी उसने ब्रिटिश के जो
कचहरी, कोर्ट कचहरी, राजस्व कार्यालय, थाना, सब पे आक्रमण कर दिया। जन साधारण के भाग लेने के कारण ही यह संग्राम राष्ट्रीय महत्व की घटना बनी। ऐसे राष्ट्रीय महत्व की घटना बनी और देश में संचार हो गया। अब देखिए, बिहार में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। आपको ये नाम याद करने की आवश्यकता है क्योंकि ये आगे पेपर में आएगा। वैसे मैं जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो मैं आपको याद करा दूंगा। बिहार में क्रांतिकारी नेताओं का नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किया मुगल बादशाह के सेनापति बख्त खान ने। कानपुर में क्रांतिकारियों ने नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया था और अजीमुल्ला उनका मुख्य सलाहकार बना। नाना साहब के सैनिकों को नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। झांसी में दिवंगत राजा की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व किया। अब देखिए, आप ये देख सकते हैं बिहार में किसने किया नेतृत्व? कुंवर सिंह ने। दिल्ली में मुगल बादशाह के सेनापति बख्त खान ने किया। कानपुर में नाना साहब को पेशवा बनाया था तो उनका एक मुख्य सलाहकार बना एक अजीमुल्ला, लेकिन नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? तात्या टोपे ने, सैनिकों का। ठीक है। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया। अब देखिए, लुधियाना की सिख रेजिमेंट के सैनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों से जा मिले और लखनऊ में अंग्रेजों का सामना बेगम हजरत महल ने किया। उसने अपने अल्पाई पुत्र बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित कर शासन आरंभ किया। मौलवी अहमुल्ला के नेतृत्व में सैनिकों ने लखनऊ की रेसिडेंसी को घेर लिया। बरेली में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। यानी कि हर शहर में किसी न किसी ने संग्राम का नेतृत्व किया और डट के अंग्रेजों का मुकाबला किया। आगे देखें तो संपूर्ण क्रांति के दौरान हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के विरुद्ध उकसाने के अनेक प्रयास किए, परंतु ऐसे सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। अंग्रेज मुसलमान एक साथ लड़ रहे थे तो अंग्रेजों की जो नीति थी कि उनमें फूट करो, तो उन्होंने हिंदू अंग्रेजों को भड़काने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी नहीं भड़का और सबने एक साथ मिलकर इनका सामना किया। तो संग्राम का स्वरूप इतना व्यापक होने के उपरांत भी 1 साल के कुछ अधिक समय बाद ही इसे कुचल दिया गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोग हार गए और सन सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। सितंबर 1857 में 1858 में लखनऊ पर ब्रिटिश सैनिकों का कब्जा हो गया, किंतु बेगम हजरत महल ने समर्पण करने से मना कर दिया था और वह नेपाल चली गई। रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, परंतु अंततः 18 जून 1858 में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। तात्या टोपे कहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे? एक कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी मदद मांगी, कानपुर से तात्या टोपे की मदद रानी लक्ष्मीबाई ने मांगी और उनकी मदद से उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था, लेकिन लड़ते लड़ते 18 जून 1858 को वो वीरगति को प्राप्त हो गई और अप्रैल 1858 में गंभीर रूप से घायल होने के बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह कहाँ पे इन्होंने विद्रोह किया था? जो सबसे पहले किया था कुंवर सिंह ने किया था। तात्या टोपे राजस्थान और मध्य प्रदेश में अंग्रेजों से गुरिल्ला युद्ध पद्धति में संघर्ष करते रहे। तात्या टोपे राजस्थान मध्य प्रदेश में लड़ते रहे। अंततः गुना के निकट आरोन के जंगल में तात्या टोपे को धोखे से बंदी बनाने में अंग्रेज सफल हुए। बाद में उन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई, क्योंकि तात्या टोपे कानपुर में थे, ग्वालियर लक्ष्मीबाई की मदद करने के लिए ग्वालियर तक आते रहते थे, ग्वालियर से वो राजस्थान में चले जाते थे, तो कभी कभी राजस्थान एमपी करते रहे, लेकिन उनमें गुनाह में उनको पकड़ लिया गया और शिवपुरी में उनको फांसी दे दी गई। साधारणतः यह धारणा बनाई गई कि 1857 का संग्राम केवल उत्तर भारत तक सीमित रहा। लोगों ने कहा, क्योंकि एक्टिव कौन था? उत्तर भारत में ही लोग एक्टिव, बिहार, राजस्थान, एमपी या आपके पश्चिम बंगाल, यहाँ तक। वस्तुतः यह संग्राम संपूर्ण वर्तमान महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में भी व्याप्त था। यहाँ तक कि गोवा और पांडिचेरी में भी इसके प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। महाराष्ट्र में सतारा, कोल्हापुर, पूना, बम्बई के क्षेत्र प्रभावित हुए। कडप्पा, विशाखापट्टनम से नेल्लोर तक की समुद्र पट्टी संग्राम से प्रभावित हुई। कर्नाटक में मैसूर, धारवाड़, बीजापुर, बेलगाम आदि क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता का खुलकर प्रतिकार हुआ, यानी कि विरोध हुआ। तमिलनाडु में मद्रास, जो अभी चेन्नई है, चगलपुर, उत्तरी अटलार, सेलम, मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली में ब्रिटिश शासन को चुनौती दी गई। यानी कि यहाँ तक इसका प्रभाव था। अंग्रेजों का विद्रोह वहाँ तक हुआ था। आगे देखें तो 1857 का संग्राम अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया, परंतु
अंग्रेज़ों को सैनिकों के साथ साथ नागरिकों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा था। अतः अंग्रेजी फौजों ने संग्राम के दमन के लिए गांव के गांव जला दिए और लोगों को भयभीत करने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर बंदियों को फांसी देने की व्यवस्था की। इतिहासकारों का मत है कि संग्राम में 3 लाख लोग मारे गए थे। अब देखिए 1857 में क्या किया कि सब लोगों के साथ फौजियों के जो सैनिक थे हमारे, साहूकार और जो राजा रजवाड़े, उनके साथ क्या हुआ कि आम पब्लिक भी आ गई थी। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने आम पब्लिक को, नागरिकों को सज़ा देने के लिए उनके गांव के गांव जला दिए और जिनको फांसी दी गई सरेआम फांसियां दी गई थी, जिससे ये लोग भयभीत हो जाएं। तो उसमें लगभग 3 लाख लोग, 3 लाख नागरिक मारे गए थे। अब दोस्तों ये था क्या महत्व की बात थी और प्रमुख घटना थी, कौन कौन ने भाग लिया, किसने भाग लिया। तात्या टोपे कानपुर में थे, लक्ष्मीबाई ग्वालियर में थी, कुंवरपुर पश्चिम बंगाल तरफ थे। ऐसे ही सब जगह से लोगों ने हिस्सा लिया। अब असफलता क्यों हुई हमारे, हम 1 साल बाद ही सितंबर 1858 में क्यों हार गए अंग्रेज़ों से। देखिए अब असफलता के कारण पढ़ते हैं। असफलता के कारण 1857 की गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम चाहे तात्कालिक रूप से सकारात्मक ना रहे, यानी कि भले ही हम तब उनसे युद्ध हार गए, किंतु इसके दूरगामी परिणाम सामने आए। यह स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित कारणों से सफल नहीं हो सका। पहला तो संगठन और एकता का अभाव। पहला क्या था, संगठन नहीं था हम लोगों में, एकता नहीं थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल रहने के पीछे संगठन और एकता का अभाव प्रमुख रूप से उत्तरदायी था। इस क्रांति की ना तो कोई सुनियोजित योजना ही तैयार की गई, ना ही कोई ठोस कार्यक्रम था। इसी कारण यह सीमित और असंगठित बनकर रह गया, यानी कि सीमित कम जगह पे मूवमेंट हुआ और संगठित नहीं था। अगला है कि नेतृत्व का अभाव। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सशक्त रणनीति बनाने में जो योग्य नेतृत्व का अभाव असफलता का एक बड़ा कारण था। इस आंदोलन का किसी एक व्यक्ति ने नेतृत्व नहीं किया, जिस कारण से आंदोलन अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल नहीं हो सका। क्योंकि देखिए कानपुर में तात्या टोपे कर रहे थे, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, लखनऊ में बेगम कर रही थी, कुंवर सिंह अलग कर रहे थे। तो कहीं एक सिंगल नेतृत्व तो नहीं था हमारा, अलग अलग नेतृत्व था, अलग अलग स्कीम थी, अलग अलग युद्ध लड़ने के तरीके थे। इसलिए हम लोग हार गए। अंग्रेजों की तरफ से सिर्फ एक नेतृत्व था। ठीक है, अगला है पॉइंट कि परंपरावादी हथियार। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। हमारे जो भारतीय सैनिक थे मॉडर्न हथियार नहीं थे, आधुनिक हथियार नहीं थे, जबकि अंग्रेजों के पास जो हथियार थे वो आधुनिक थे, गोला बारूद का उपयोग कर रहे थे वो लोग। भारतीय सैनिक अपने परंपरावादी हथियार तलवार, तीर कमान, भाले, बर्छे आदि के सहारे युद्ध के मैदान में कूद पड़े थे, जो उनकी पराजय का कारण बना। क्योंकि उनके पास, अंग्रेजों के पास बंदूकें थीं, बालू, गोला बारूद था। ठीक है, अगला है चौथा पॉइंट है सामंतवादी स्वरूप। 1857 के संग्राम में एक और अवध, रुहेलखंड आदि उत्तरी भारत के सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, तो दूसरी ओर पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद के शासकों ने विद्रोह के उन्मूलन में अंग्रेजों की हुकूमत का सहयोग किया। यानी कि पटियाला, जिंद और ग्वालियर, हैदराबाद, इनके राजाओं ने अंग्रेजों का सपोर्ट किया, उनको हर तरह से मदद की। इस तरह स्वतंत्रता संग्राम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। अगला पॉइंट रहा बहादुर शाह द्वितीय की अनभिज्ञता। क्रांतिकारियों द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित करने के बावजूद भी बहादुर शाह के लिए यह क्रांति उतनी ही आकस्मिक थी जितनी अंग्रेजों के लिए थी। यही कारण था कि अंत बहादुर शाह को लेफ्टिनेंट हडसन ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया, क्योंकि बहादुर शाह तो अपने दिल्ली अपना राज कर रहा था। वो तो अचानक से सैनिकों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया बैरकपुर में, और वहाँ से रात ही रात दिल्ली पहुँच गए। उसको भी नहीं पता था बहादुर शाह को कि ऐसे सैनिक आ रहे हैं और ऐसा आंदोलन हो जाएगा, तो उसकी पूरी तैयारी नहीं थी, अनभिज्ञता, इन बातों से सबसे अनजान था वो। अगला पॉइंट है कि समय से पूर्व सूचना प्रसारण में असफल क्रांति।
1857 की क्रांति का एक बड़ा कारण यह रहा कि क्रांति समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी। बिना किसी को सूचना दिए बैरकपुर से सैनिकों ने आंदोलन कर दिया, अपने आप ही लड़ाई स्टार्ट कर दी। राजाओं तक किसी को नहीं पता था, तो सूचना नहीं पहुंची। यदि यही क्रांति एक निर्धारित कार्यक्रम के तहत लड़ी जाती तो इसकी सफलता के अवसर ज़्यादा होते, यानी कि सब जगह सूचना दे दी जाती कि हम 10 तारीख को सब जगह इन पे हमला करेंगे या इनसे लड़ाई लड़ेंगे, तो अंग्रेज़ कहाँ कहाँ पूरी ताकत लगाते। तो क्या हुआ कि किसी ने किसी तारीख को कहीं आंदोलन किया तो सारी अंग्रेज़ी की फ़ौज वहाँ आ गई, किसी ने कहीं आंदोलन किया सारी अंग्रेज़ की फ़ौज वहाँ पहुँच गई। इस तरह हम लोगों में आपस में बातचीत नहीं हो पाई, क्रांति का एक कार्यक्रम निर्धारित नहीं हो पाया इस वजह से, और आंदोलन के प्रचार प्रसार में भी क्रांतिकारी नेतृत्व असफल रहा। इसका असर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर गहराई से पड़ा। ठीक है, अगला है स्थानीयता। 1857 की क्रांति में स्थानीय उद्देश्य होने से आम नागरिकों का व्यापक जुड़ाव इसमें नहीं हो सका। इस समय केवल उन्हीं शासकों ने क्रांति में हिस्सा लिया जिनके हित सामने आ रहे थे, और 1857 की असफलता का यही भी एक कारण है, क्योंकि स्थानीयता ये रही जिनको अपना लाभ दिखा उस समय वो हमारे साथ लड़ाई के साथ जुड़ गए, संग्राम के साथ जुड़ गए, अंग्रेजों का विद्रोह करने लगे। जिसको अपना तुरंत फ़ायदा नहीं दिख रहा था वो अंग्रेजों के साथ चला गया, जिसको फ़ायदा दिख रहा था वो अपने साथ आ गया। तो ऐसा हुआ। अगला कारण रहा कि संपर्क भाव का अभाव। ये तो रहा ही, लोगों में आपस में संपर्क नहीं रहा। 1857 की क्रांति की असफलता का महत्वपूर्ण कारण क्रांतिकारियों में संपर्क का अभाव भी था। तत्कालीन समय में अंग्रेजों की एक भाषा थी जिसका उद्देश्य वे सूचना संदेश पहुंचाने में करते थे, किंतु एक राष्ट्र भाषा के अभाव में भारतीय क्रांतिकारियों के बीच आपसी सूचना समय पर पहुंचने के बाद भी संदेशों से वे परिचित नहीं होते थे। 1857 की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण था कि हमने अपनी भाषा में वहाँ संदेश भेजा, वो लोग नहीं पढ़ पाए, दूसरे लोग नहीं पढ़ पाए। उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में कुछ मैसेज भेजा, वो लोग नहीं समझ पाए। ये भी मेन कारण रहा। तो ये 8 मेन कारण रहे फेल होने के। पहला, संगठन और एकता का अभाव था। दूसरा, संगठन एकता का अभाव, नेतृत्व का अभाव, परंपरावादी हथियार, हमारे पास तलवार, बर्छा ये सब थे, तीर कमान थे, उनके पास बंदूकें थी। सामंतवादी स्वरूप में ये था कि जो राजा महाराजा थे उन्होंने, कुछ राजा महाराजा जो पैसे वाले थे उन्होंने उनको ही सपोर्ट किया। हमारे पास लड़ने के लिए पैसा भी नहीं था। बहादुर शाह द्वितीय का क्या रहा कि उनको भी नहीं पता था कि संग्राम होने वाला है, युद्ध होने वाला है। वो अनभिज्ञ थे इन सब चीज़ों से। वो तो अचानक सैनिक दिल्ली पहुंच गए, बैरकपुर छावनी से सारे बंदियों को रिहा किया और उन्हें वहाँ दिल्ली में पहुँच के 10 मई को पूरा शस्त्रागार लूट लिया और बहादुर शाह को अपना राजा घोषित कर दिया। उसको नहीं पता था कि ये सब होने वाला है। फिर समय से पूर्व सूचना प्रसार में असफल क्रांति, समय से पूर्व युद्ध हो गया, लोगों को बिना खबर हुए। अगला पॉइंट था स्थानीयता, यानी कि जिसको अपने फ़ायदे दिखे वो तो संग्राम के साथ आ गया, जिसको फ़ायदे नहीं दिखे वो अंग्रेज़ों के साथ ही रहा। फिर संपर्क भाषा का अभाव था। किसी राजा ने उर्दू में मैसेज भेजा, हिंदू राजा नहीं पढ़ पाया। किसी ने कुछ दूसरी अपनी लोकल लैंग्वेज में मैसेज पहुंचाया तो दूसरा राजा नहीं समझ पाया। इसी तरह आपस में संपर्क भाव का भी अभाव रहा था। तो बच्चों, ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने पढ़ा है कि महत्वपूर्ण घटनाएं और संग्राम के असफल होने के क्या कारण रहे। तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही करना है कि चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स करके भी हमको बताइए, लाइक भी करिए। ठीक है, इसी तरह आपके लिए क्लासेस आते रहेंगे। और हमारी अब हमने इतिहास स्टार्ट कर दिया है, कुछ ही दिनों में हम इतिहास भी फिनिश कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, और धीरे धीरे सारे अध्याय समाप्त हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आप पढ़ते रहिए डेली। किस तरह से वीडियो पढ़ना है, किस तरह से देखना है, तो एक इंट्रोडक्शन ऑफ करके मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें आप देखिए किस तरह से देखना है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए चैनल के होम में जाइए, फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 मिलेगा, एक प्रश्नोत्तर सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 मिलेगा। आप सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको सारे वीडियो लाइन से मिल जाएंगे, और आपको वीडियो पे जो नंबर लिखा है 31, 32, 33, 34, 35 उसके अनुसार ही पढ़ना है, क्योंकि एक के बाद वीडियो कंटिन्यू लिंक है। आप 34 पढ़ लिया, उसके बाद 35 पढ़िए, आप 30 पढ़ लिया, उसके बाद 31 पढ़िए, आपको समझ में आ गया, कंटिन्यू है। कहीं कोई भी सिलेबस
कहीं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं है, कहीं कुछ भी स्किप नहीं, एक एक लाइन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से मुश्किल है कि कोई आपको समझा पाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और अगर वीडियो गुरुजनों के पास पहुँच रहा है तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि इस कोरोना काल में विद्यालय में पढ़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, तो इस समय ये फ्री सेवा है हमारी तरफ से एक बच्चों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और पढ़ाई कर सकें। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।